128 लोगों की एक प्राइवेट कंपनी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, उसने कैसे पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिन लोगों पे मुश्तमिल थी वो सारे के सारे पायरेट्स थे, डकैत थे, चोर थे। जहांगीर क्या अंग्रेज की नीयत नहीं समझ सका कि इसकी नीयत क्या है, नीयत गंदी है, ये हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता है। हमें ये मानना पड़ेगा भट्ट साहब कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तौर कामयाब हुई है, उसने जो यहाँ कहत, भूख, जुल्म जो कमाया है, उसके पीछे अगर कोई एक लफ्ज अगर आप जानना चाहें वो क्या है, तो वो है गद्दारी। और हम गद्दार हैं। टीपू सुल्तान की अंग्रेज से जो जंग हुई, कौन जीता उसमें? कुछ अरसे के लिए मरहट्टे और टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निजाम इकट्ठे हुए अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेजों को जरूरत नहीं हुई लड़ाई करने की। अंग्रेज ने थोड़ा सा इंतजार कर लिया। उसने देखा कि कितनी देर तक चंगे बने रहने एक दूसरे के नाल करते ड्रामा ही रहे ने। वही हुआ। यहाँ के जो मुकामी लोग थे, फ्यूडल्स थे, उन्होंने साथ दिया। इनमें एक जगत सेठ भी थे। वो कौन थे? ये जगत सेठ वो लोग थे जो मनी लैंडर्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी मकरूज थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे पैसे लेके बिजनेस में लगाती थी। जो ब्रिटिश राज था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपस में क्लैश नहीं हुआ इनका? इंग्लैंड वाले जो थे वो भी चोरों के बाप थे ना। उन्होंने जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं रखी थी इसकी मुद्दत क्या होगी। वो चाहते तो 10 दिन बाद भी खत्म कर सकते थे, तो उन्होंने जब खत्म करना था मुआहदा खत्म कर दिया। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी, 128 लोगों की ये कंपनी, इसने कैसे पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में आने से पहले किस मुल्क की तरफ अपना रुख किया था? अंग्रेज ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए बादशाह जहांगीर से इजाजत कैसे ली थी? हिंदुस्तान की तबाही में किन हिंदुस्तानी गद्दारों ने अंग्रेज का साथ दिया? ये सब जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। सुनो पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। ज़िशान भाई, ये 128 लोगों की एक प्राइवेट कंपनी जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, उसने कैसे पूरे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लिया? इसलिए व्हाट्सएप के ईस्ट इंडिया कंपनी जिन लोगों पे मुश्तमिल थी वो सारे के सारे पायरेट्स थे, डकैत थे, चोर थे, और उनका काम लूट मार करना था। वाकई था। हम इसलिए नहीं कह रहे कि उन्होंने हिंदुस्तान को लूटा है, नहीं। आप उसमें स्माइथ को देख लीजिए, ड्रेक को देख लीजिए, रैल्फ को देख लीजिए, जितने भी लोग थे, सर फला, सर ड्रेक, सर रॉबर्ट रायल, सर, वो सब के सब बुनियादी तौर पे डकैत थे। वो जहाज़ों को लूटते थे और अपनी फॉर्चून बनाते थे। लेकिन मसला ये था कि उनसे पहले कुछ ऐसे यूरोपियंस थे जो बहुत अच्छे से ये काम कर रहे थे, तिजारत कर रहे थे। यानी बरतानवी तो तिजारत नहीं करते थे, लेकिन पोर्चुगीज़ तिजारत करते थे, फ्रांसीसी तिजारत करते थे। पोर्चुगीज़ और फ्रांसीसियों के जहाज़ों को लूटना इनका काम था। तो बुनियादी तौर पे तो ये लोग थे, लुटेरे थे। फिर इन्होंने जब तिजारत करने की कोशिश भी की तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। इनके कहीं जहाज़ फंस गए, कहीं इनके लोग फंस गए, कहीं इन्हें पोलर बियर चिमट गया, कहीं ये बर्फ़ में फंस गए, कहीं इन्हें कोई आइसबर्ग टकर गया, कहीं इन्होंने सेटलमेंट कायम करने की कोशिश की। 78 बंदों को छोड़ा, 17 औरतों को छोड़ा, 5 बच्चों को छोड़ा, तो वो सेटलमेंट ही बर्बाद हो गई, उड़ गई। जब वो वहाँ गए, सर वॉल्ट रैल, वहाँ वापस गए तो वहाँ कोई था ही नहीं। यानी कि फिर जो तिजारत की गर्ज से भी इन्होंने अगर कहीं कोशिश की कुछ करने की, तो इनके जहाज़ ही नहीं पहुंच सके। इन्हें कोई कामयाबी कहीं नहीं मिली। तो ये सारे के सारे लुटेरे थे, चोर थे, पायरेट्स थे, जिन्होंने लूट मार करके कुछ थोड़ी बहुत फॉर्चून बनाई थी। इन्होंने दरख्वास्त दी क्वीन ऑफ इंग्लैंड को। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें, जब ये कंपनी बन रही थी उस वक्त बरतानिया के हालात क्या थे और ये आइडिया किसका था? बरतानिया के हालात ये थे कि बरतानिया को मार्केट नहीं मिल रही थी, कोई मंडी नहीं मिल रही थी। उनके पास प्रोडक्ट अगर थी, उन्हें कोई रॉ मटेरियल लेने के लिए, फिनिश्ड गुड बनाने के लिए, मसालों की तिजारत करने के लिए, चीनी के बर्तनों की तिजारत करने के लिए, कपड़े की तिजारत करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक तो ऐसी मंडी चाहिए थी जहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते। फिर उन्हें ऐसी मंडी चाहिए थी जहाँ वो बेचते ये सब कुछ। दुनिया में आज तक जितनी भी लड़ाई है, जितनी भी जंगें हुई हैं, या कोई पॉलिटिकल अपहीवल्स भी आए हैं, पसे पर्दा मसला मंडियों का है, ट्रेड रूट्स का है। आप कोई भी उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर्स देख लीजिए, 7 ईयर्स वॉर देख लीजिए, 100 ईयर्स वॉर देख लीजिए, सलीबी जंगें देख लीजिए, क्रूसेड से प्रोफेस जो भी किया जाए, लेकिन असल मसला था ट्रेड रूट्स का, असल मसला था मंडियों का। तो ये जो
15th सेंचुरी का अवाखिर हमें नज़र आता है। इसमें पूरी दुनिया के अंदर कॉलोनियलिज्म डेवलप होने जा रहा था, कॉलोनाइज इसलिए किया जा रहा था, मतलब अमेरिका में या फ्रांसीसी जो हैं वो भी अपनी मंडियाँ ढूंढ रहे थे, स्पेनिश भी अपनी मंडियाँ साउथ अमेरिका के अंदर ढूंढ रहे थे, इंडोनेशिया तक ये लोग पहुँचे हुए थे, ईस्ट इंडीज़ इंडोनेशिया को कहा जाता था, तो वहाँ से ये लोग तिजारत किया करते थे। पूरी दुनिया में फ्रांसीसी, पोर्चुगीज़, डच, जो हॉलैंड है बिल्कुल छोटा सा मुल्क था, उसने 1579 में आज़ादी ली थी स्पेन से, और वो तिजारत में इनसे बहुत आगे था, अच्छा, बरतानवियों से। और उसको देखते हुए, बल्कि अगर इनके कोई इंस्पिरेशन बना कोई मुल्क, कोई जग, कोई, तो वो हॉलैंड था। क्योंकि जब देखा, हॉलैंड जब जाता है तिजारत करने के लिए 800 टन पेपर लेके, तो 400 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उससे। ये देखकर इनके मुंह में पानी आता था। तिजारत करता किधर से था? आचे, इंडोनेशिया और उसकी जो आबादियाँ थी इर्द गिर्द की, तिजारत वहीं होती थी ज़्यादा। हिंदुस्तान के ऊपर नज़र नहीं थी किसी की उस वक्त तक। इन्होंने भी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखने वाले थे, इन्होंने भी एक्चुअली मलका बरतानिया से यही दरख्वास्त की थी कि इन्हें परवाना जारी किया जाए तिजारत करने का आचे में, इंडोनेशिया में। ये बुनियादी तौर पर तो वहीं तिजारत करने के लिए जा रहे थे, वहीं गए थे। लेकिन मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, ये तिजारत जब इन्होंने की भी आचे में, इनके जो जहाज़ गए भी, 400 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था डच ने उस, वो जो सफ़र था उसमें इनके बनिस्बत, इनसे नहीं कमाया गया था। क्योंकि इन्हें वो लैंड डिस्टेंस रूट तिजारत करनी आती ही नहीं थी। अच्छा, बरतानवियों को नहीं आती थी डिस्टेंस रूट तिजारत करना, वो डच पहले से कर रहे थे। और जो पोर्चुगीज़ थे वो तो मुग़लों से भी पहले यहाँ मौजूद थे। जैसे विलियम डैरलिम्पल की बड़ी शानदार किताब है एनार्की, अगर आप उसमें देखें तो वो तो 1510 से मौजूद थे पोर्चुगीज़ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर। तो इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कहीं भी जाने। फिर ये बैठे वहाँ जाके, 125 से 128 लोग वहाँ बैठे, बैठ के इन्होंने कहा जी 100 रुपया पाओ, मेरा मतलब पाउंड स्टर्लिंग जो है, 100 से लेके और 3000 तक जो डैरलिम्पल लिखते हैं कि इन्होंने इकट्ठे किए वो पैसे, तो 33,133 स्टर्लिंग पाउंड्स इकट्ठे किए टोटल इन्वेस्ट करने के लिए पहली बार इन्होंने। ये इन्वेस्टमेंट थी जिससे इन्होंने हिंदुस्तान पर कब्जा किया। ये इनफैक्ट वो इन्वेस्टमेंट थी जिससे इन्होंने हिंदुस्तान पे आगे चल के कब्ज़ा किया। लेकिन हिंदुस्तान पे जो कब्ज़ा है वो करने के इरादे से नहीं आए थे। अच्छा, आए तो वो पेपर की तिजारत करने के लिए। देखिए डच और पोर्चुगीज़ अगर इतना कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना चाहिए। और ये भी नहीं हुआ कि ये पैसे लेके आए और आगे हिंदुस्तान में तिजारत करना शुरू हो गए। अच्छा, इन्हें तिजारत तो आती नहीं थी, तो ये किस चीज़ में अच्छे थे उस टाइम पे? शुरू में तो ये तिजारत थी कि यहाँ से स्पाइसेस लेंगे, यहाँ से कपड़ा लेंगे, यहाँ से चीनी के बर्तन लेंगे और हीरे जवाहरात यहाँ से लेंगे और जाएंगे बेचने के लिए बाहर, जहाँ भी इन्हें मंडियाँ मिलेंगी। ये बाद में डेवलप हुआ कि यहाँ से खाम माल लेके उन्होंने वहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना के और फिर यहीं बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, हिंदुस्तान में ही? हिंदुस्तान के अंदर ही, अब पूरी दुनिया के कहते हैं कि शाम में, सीरिया में, मिडिल ईस्ट में भी इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स बेची। शाम में ही तो जो मिडिल मैन थे उनके ज़रिए ये चीज़ें ख़रीदा करते थे। हाँ, पहले उस मिडिल मैन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे रख लिया करता था कमीशन के तौर पे, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि हम डायरेक्ट इंडियंस के साथ ही तिजारत क्यों ना करें। तो आए इंडियंस के साथ तिजारत करने की गरज से थे। एक और बात थी, उस ज़माने में जो इनके ज़ाहिर मुहक्किकीन थे या जो रिसर्चर्स थे, इनके जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह बनाने वाले लोग हुआ करते थे, जिनको इन्होंने भेजा भी यहाँ पहले, उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ सोना और चांदी जमा हो जाता है आके। वो जमा होने का मकसद ये था कि यहाँ तिजारत जो होती थी उस ज़माने में वो अशरफियों में होती थी। अच्छा, और एक अशरफी 120 तोले की होती थी। फिर इसको आप नीचे लाते रहें तो 11 माशे आखिरी हद थी, यानी जो करेंसी थी उसमें 11 माशे, 120 तोले की अशरफी थी, 90 तोले की थी, 70 की थी, 50 की थी, 20 की थी, तो ये 11 माशे तक जाती थी। तो ये सोने, तिजारत थी ही सोने में। आपने अक्सर सुना भी होगा, तारीख़ में पढ़ा भी होगा कि बादशाह को साल में 3 बार सोने में तोल के गुरबा में तकसीम किया करते थे, वो जो अमाउंट हुआ करती थी। मोहम्मद तुगलक जो था, यानी ये मुग़लों के आने से पहले, वो तो लाखों जो अशरफियाँ थी वो बांटा करता था। अच्छा, और हज़ारों घोड़े तकसीम किया करता था आम आवाम के अंदर। तो ये वो अमारत थी ना, जो जहांगीर के बारे में या यहाँ के जो बादशाह हैं उनके बारे में जो अंग्रेज़ लिखते हैं, जो जिन्होंने जाके ललचाया उन्हें ताजरों को,
वो कहते हैं वो अखरोट से इतने बड़े बड़े तो हीरे पहनते हैं, हाँ। इतने बड़े बड़े हीरे उन्होंने पहने होते हैं और लदे फंदे होते हैं वो हीरे जवाहरात से। आपको याद होगा अलेक्जेंडर ने भी, अब ये मैं हज़ारों बरस पुरानी बात हम कर रहे हैं, अलेक्जेंडर ने भी अपनी फ़ौज को लालच यही दिया था कि हम हिंदुस्तान जाएंगे, वहाँ से हीरे जवाहरात इकट्ठे करेंगे। तो हीरे जवाहरात का जो तस्वर था ये बिल्कुल ठीक तस्वर था। और हम देखते हैं ना कि हिंदुस्तान से ही दुनिया का सबसे नायाब हीरा कोहिनूर भी मिला। कोहिनूर भी मिला, लेकिन कोहिनूर के अलावा भी यहाँ बहुत से हीरे थे। फिर सिर्फ हीरे ही नहीं थे, चांदी का तस्वर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ तिजारत 18 मीट्रिक टन चांदी यहाँ आती थी पूरी दुनिया से। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जो 15 लाख लोग थे वो दुनिया भर के प्रोडक्शन का 1/4 हिस्सा प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा। तो जाहिर है यहाँ बहुत सारा कुछ प्रोड्यूस हो रहा था। ये अंग्रेज़ जब आया तो उसने आके कपड़े की सनत के ऊपर पाबंदी लगाई, कपड़े पे टैक्स लगाया। फिर उसने बहुत एकदम से हम अगर जंप करके आगे जाए तो 19वीं सदी के शुरू में यहाँ रेलवे इंजन बनने जा रहे थे, यहाँ लोहे की सनत थी। बरतानवी यहाँ आके लोहे की सनत का काम सीखते थे कि हमें कैसे करना है काम। इन्होंने लोहे के ऊपर पाबंदी लगा दी, मतलब उसके ऊपर टैक्स लगा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी। उन्होंने एक्सप्लॉइट करने के लिए इस सारी सनत को ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाई, बंद कर दी ऑलमोस्ट वो सनतें। जब इन्हें क्वीन से इजाज़त भी मिली, उस वक्त क्वीन ने इन्हें क्या पॉलिसीज़ बताई, क्या शाही फरमान था उसका? क्वीन ने तो पहली बात तो ये है कि जब ये पोर्चुगीज़ियों का जहाज़ लूट के स्माइथ आए थे तो क्वीन ने बड़ा वेलकम किया इनको कि बड़ा तुसी वधिया काम कीता, बड़े तुसी बहादरी विखाई जे, लूट के ले आए हो ना, कुछ दे के तो नहीं ना आए। तो और जो फ्रेंच एम्बेसडर था उसने कहा था पायरेट्स पायरेट्स पायरेट्स, कि ये कज़ाक हैं, डाकू हैं ये। और क्वीन उनको वेलकम कर रही थी। जब इन्होंने ये ड्राफ्ट पेश किया तो क्वीन ने जो मरादी हुई थी कि जो 6 आपके सफ़र होंगे उनके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छा। वो फ्री होंगे। फिर 15 बरस तक आपकी मोनोपली है, यानी आप सिर्फ अकेले हैं वहाँ पर, आप अकेले हैं, हमारी तरफ से कोई और नहीं जाएगा। ये सारा ये कैपिटलिज्म का जो है शाखसाना है सारे का सारा, वो आज तक ऐसे ही होता है। मोनोपली कैपिटलिज्म को सस्टेन करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है अजारादारी। उस मंडी तो इनको अजारादारी मिल गई थी 15 साल के लिए यहाँ, बट इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम, क्योंकि यहाँ जब वो आए तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मुग़ल हुक्मरान बैठे हुए थे। अच्छा। जिनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी, जिनके पास कोई अगर मिला जुला के किया जाए तो तकरीबन 40 लाख लोग थे लड़ने वाले, मगर पूरे हिंदुस्तान की क़ुव्वत को जमा कर लिया जाता तो वो आसान नहीं था। बल्कि टॉमस स्ट्रोव जब यहाँ से वापस गए तो वापस जाके उन्होंने यही कहा कि उधर जाके तुसी तिजारत करो, बंदे दे पुत्रों को लड़ाई लड़ूई ना करना, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि हिंदुस्तानी जो हैं वो ऐसे नहीं है कि आप उन्हें रेड इंडियंस की तरह से, जो नेटिव अमेरिकन हैं उनकी तरह से शराबें पिला के या उन्हें गोलियों से भून के और ख़त्म करके उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके और अपनी अजारादारी कायम कर लेंगे। ये टॉमस स्ट्रोव को अंदाज़ा हो गया था। अच्छा। जहांगीर से मिलने के बाद, क्योंकि जहांगीर ने तो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाई ना। वो फिर तारा एक छोटे से कमरे में उसको रखा हुआ था। वो कभी कभी उसकी झूठ भी बहुत बोले वैसे टॉमस स्ट्रोव ने, कि मैंने बादशाह जहांगीर तो मैंने बड़ा अपने नाल बिठांदा है, नाले मुर्ग खुआंदा है, देसी मुर्गे खुआंदा है, मतलब इस टाइप की बातें उसने वो लिखता रहता था सिर्फ वहाँ इंग्लैंड में ज़रा अपनी जय जयकार करवाने के लिए। अदरवाइज़ जहांगीर ने ना विलियम हॉकिंस को लिफ्ट करवाई थी बहुत ज़्यादा, और ना टॉमस स्ट्रोव को बहुत ज़्यादा लिफ्ट करवाई थी। अच्छा, क्वीन ने इन्हें इजाज़त दी थी कि हिंदुस्तान के अंदर जब ये तिजारत करने जाएंगे तो ये अपनी फ़ौज भी वहाँ पर बना सकते हैं? नहीं, फ़ौज बनाने की इजाज़त, पहली बात तो ये कि ये इजाज़त तो उन्हें मुग़लों ने देनी थी ना, कि फ़ौज रखें या ना रखें। टॉमस स्ट्रोव ने जब जाके उन्हें कहा था कि आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो तिजारत से हटके हो, यानी ना तो आप कोई क़लअे वले बनाएंगे और ना ही आप कोई फ़ौज वगैरह रखेंगे, ना ही आप लड़ने का सोचेंगे मुग़लों के साथ। ये टॉमस स्ट्रोव ने वार्न कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जाने के, जैसे कि विलियम डैलिम्पल लिखते हैं। तो वो क्वीन की इजाज़त तो नहीं, हाँ कुछ लोग लेके जा सकते थे। मेरा ख्याल है वो तकरीबन 100 लोग थे जो अपने साथ लेके जा सकते थे वहाँ, और नज़्म व नस्क संभालने के लिए कंपनी के मामलात का ये ज़रूर था। जहांगीर से इजाज़त कैसे मिली थी इन्हें तिजारत करने की? इनका ये ख्याल था कि जहांगीर जो पेंटिंग्स का बहुत शौकीन है, बहुत अच्छा उसके एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, तो ये बहुत सी पेंटिंग्स लेके गए, शिकारी कुत्ते लेके गए, इस तरह की चीज़ें लेके गए। लेकिन जो ये नहीं लेके गए वो थे कीमती पत्थर।
अच्छा। जहांगीर वो शौकीन तो ज़रूर था पेंटिंग शेंटिंग का, लेकिन दरअसल तोहफे के तौर पे वो कीमती पत्थर ही पसंद करता था। पेंटिंग का हाल ये था कि जब विलियम हॉकिंस ने उन्हें पेंटिंग दिखाई तो जहांगीर ने कहा ये जो पेंटिंग है, दरबारी जो हमारा पेंटर है वो तो ऐसी बनाएगा कि आप पहचान ही नहीं सकेंगे, और उसने बनवाई। तो वो ऐसे कहा जाता है कि हू बहू उसने वही सारी की सारी जो पेंटिंग है उसे बना लिया था। तो जहांगीर तो बहुत मशहूर था ना, वो तो उस ज़माने में जंगो जदल और वाक़या कायम रखने के लिए या उसको याद रखने के लिए पेंटिंग ही करवाता था जहांगीर। वो उस बड़ा दरक रखता था पेंटिंग्स में, लिहाजा इनसे मुतासिर नहीं हुआ वो। बहरहाल नेक्स्ट टाइम जब ये गए, जो आगे आने वाले लोग थे वो फिर हीरे जवाहरात ही लेके गए थे जहांगीर के लिए। वो हीरे जवाहरात ही लेके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि उसी दौरान जब इसको एक छोटे से कमरे में रखा हुआ था विलियम हॉकिंस को, उन्होंने वो बेचारा लता भी सीधियाँ नहीं कर सक रहा सी, उसी दौर में उसने देखा यार मुझे इन्होंने एक छोटे से सेल में रखा हुआ है, और पोर्चुगीज़ जो एम्बेसडर है वो कीमती पत्थर लेके आया जहांगीर के लिए, और जहांगीर होती चुमियाँ ले रहे कि यह बंदा है जी सही ये नहीं। और जहांगीर ने कहा भी, उसने ये सोचा होगा, ये अब मौरख़ीन लिखते हैं, उसने सोचा होगा यार ये पता नहीं इंग्लैंड से कहीं से आया है, मुझे तो पता भी नहीं इंग्लैंड है कहाँ, और कोई बड़ा मैं बद तहजीब जो लोग है इन्होंने की पता इंडिया की है। ये मौरख़ीन ने लिखा है कि जहांगीर ने ये सोचा होगा कि इंडिया की जो तहजीब है इन बेचारों को क्या पता है क्या होगा, क्योंकि जो उस ज़माने का इंग्लैंड था वो 5 गुना ज़्यादा आबादी थी हिंदुस्तान की उससे, और जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो तो नेग्लिजिबल था दुनिया के। वो तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो तो सारे चोर उचक्के थे, लेकिन ये वो दौर है जब शेक्सपियर जो है वो मैकबेथ लिख रहा है, और मैकबेथ के अंदर उसने एक रेफरेंस भी दिया हुआ है कि वो टॉमस रॉ के बारे में लिखा हुआ है उसने कि उसका हस्बैंड जो है वो गया हुआ है, एक कैरेक्टर के बारे में, उसका हस्बैंड इंडिया गया हुआ है और वो बहुत रिचेज़ से माला माल वापस आएगा। यानी शेक्सपियर जैसे राइटर को भी उन्होंने यही सिखाया है कि वो गया है तो बड़ा कुछ ले के आएगा, तकदीर बदल देगा। तकदीर बदल देगा। तकदीर तो बदली गई, लेकिन वो महज जहांगीर बादशाह का परवाना लेने से नहीं बदली, वो बदली हिंदुस्तान में गद्दारियों की तारीख से। हमें ये मानना पड़ेगा भट्ट साहब कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी तौर कामयाब हुई है, उसने जो यहाँ कहत, भूख, इस्तेसाल और मजबूरी, मुफलिसी, गुर्बत, जुल्म जो कमाया है, उसके पीछे अगर कोई एक लफ्ज़ अगर आप जानना चाहें वो क्या है, तो वो है गद्दारी। और हम गद्दार हैं, हमने हर जगह गद्दारी, हमने सरंगापटम में गद्दारी की, हमने बंगाल में गद्दारी की, हमने पटना में गद्दारी की, हमने पंजाब में गद्दारी की। आप ये देखें कि जाफ़र सिर्फ इसलिए कि उसने सिराजुद्दौला ने एक हिंदू सिपा सालार को आगे करके इसको ज़रा पीछे कर दिया था, वो जाकर इनकी गोद में बैठ गया। और हिंदुस्तानियों का मिजाज में गद्दारी है, आई एम वेरी सॉरी टू से, हर मौके पर गद्दारी। और हर गद्दार को जो मकाफात अमल हुआ वो ज़लील ख़ार हुआ, रुस्वा हुआ। ये मेरा सवाल हमेशा ये होता है, और मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अगर व्यूअर्स या आप मेरी मदद कर सकें, ये गद्दारियाँ हमें अंग्रेज़ों के अंदर क्यों नहीं मिलती? हाँ, वो नहीं निकलते ऐसे, वो क्यों नहीं निकलते ऐसे, वो क्यों एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ अभी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, मराठे इनके साथ मिल गए अंग्रेज़ों के साथ, जो मैसूर की पहली लड़ाई हुई, और जब मैसूर की आखिरी लड़ाई हो रही थी उसमें मराठे न्यूट्रल रहे, और उसके बाद उन्होंने मराठों का नातका बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने। अच्छा, हम ये वैसे भी देखते हैं ना कि जब अंग्रेज़ आए तो जो मुग़ल एम्पायर थी वो आपस में ही लड़ रही थी। जब आए उस वक्त तो नहीं लड़ रही थी, आए तो वो जहांगीर के दौर में, शाहजहां के दौर में आ गए। आने के बाद उन्होंने अपने सेटलमेंट्स कायम करना शुरू कर दी। लड़ाई शुरू हुई 1707 के बाद जब औरंगज़ेब की वफ़ात होती है। अच्छा। औरंगज़ेब के दौर में भी थोड़ी बदहाली ऐसे थी कि उसको दक्कन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, वो दक्कन की लड़ाइयाँ लड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल जो नज़्म व नस्क हमने औरंगज़ेब आलमगीर को डिस्कस करते हुए डिस्कस भी किया है कि डकैती चोरी का राज बहुत ज़्यादा था। और औरंगज़ेब के मरने के बाद तो खैर एक ही साल के अंदर अंदर कोई 4 बादशाह बदल गए थे हिंदुस्तान के। फिर जो लोगों ने बंगाल में ख़ास तौर पे, दक्कन में, जो ख़ुद से अपने आप को क्लेम करना शुरू कर दिया था कि हम राजे हैं, हम अमीर हैं या हम बादशाह हैं, जो उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था। टैक्स देना बंद कर दिया था। चंद लॉयलिस्ट थे
दिल्ली दरबार के लॉयलिस्ट, अनवार शाह जैसे हमें नज़र आता है, या हमें बंगाल के अंदर कुछ लोग नज़र आते हैं, वो लॉयलिस्ट थे। वो भी वो थे कि जिन्हें इन्होंने नवाजा हुआ था, वो लॉयलिस्ट थे। अदरवाइज़ लोगों ने इन्हें टैक्स वैक्स देना बंद कर दिया था। फिर वो ये सोचते थे, जो राजवाड़े थे हिंदुस्तान के अंदर, हमने तो टैक्स ही देना है। वो टैक्स हम मुग़ल बादशाह को देते थे दिल्ली के अंदर, अब हम अंग्रेज़ को दे दिया करेंगे। अंग्रेज़ ज़्यादा डिसिप्लिन उन्हें नज़र आया। अंग्रेज़ जो है उसने फिर ऐसी चालें चली कि वो ज़्यादा दस्ते नगर हो गए अंग्रेज़ के, क्योंकि दिल्ली बादशाह की तरफ से तो प्रोटेक्शन उस तरह से नहीं हो सकती थी जैसे कि अंग्रेज़ की तरफ से हो सकती थी। ये और बात है, फिर वो फ्रेंच, पोर्चुगीज़ और अंग्रेज़ आपस में लड़े पहले, उसके बाद इस तरफ गए। अच्छा, अंग्रेज़ को जहांगीर से इजाज़त लेने में कितना अर्सा लगा, और इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर अपनी कंपनीज कायम की? 3 साल लगे, 3 साल का अरसा लगा। 3 साल वो वहाँ रहा, उसकी कैंपेन में भी जाता रहता था जहाँ मौका मिलता था। वो गो के जो मौरख़ीन है वो लिखते हैं कि वो जहांगीर को बहुत ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था, बहुत कम ही मिलता था। फिर जब मिलता भी था उससे, तो जहांगीर आइलैंड्स की बातें करता था, जानवरों की बातें करता था, तस्वीरों की बातें करता था, इधर उधर की बातें करता रहता था। अच्छा, हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि जहांगीर उससे पूछता था कि इंग्लैंड के अंदर शराब कैसे बनती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शराब का वो शौकीन था बहुत ज़्यादा। वो उससे पूछता था कि शराब कैसे बनती है। वो सारी ऐसी बातें करता था जो उसके लिए फ़रोई थी और अहमियत की हामिल नहीं थी। यहाँ फिर वैसे एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि अंग्रेज़ कमिटेड था अपने काम से, क्योंकि विलियम हॉकिंस हमें या टॉमस रो हमें ये नज़र आता है कि वो फोकस थे कि हमें ये इजाज़त लेनी है इन एनी केस। तो वो जज्बेस भी होता था बहुत ज़्यादा कि यार चंगा बादशाह मैंने शराब की तरकीबा दसी यार मेरा कुछ नहीं कर रहा। तो खैर फाइनली 3 साल के अरसे के बाद उसे वो परवाना मिल गया कि वो सूरत की बंदरगाह पे उतर सकते हैं, उतर के तिजारत करें और वापस चले जाएं। अच्छा, उस टाइम पे तो हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेज़ के मुंह में पानी आता था जब वो देखते थे जहांगीर के पास इतने हीरे जवाहरात हैं, और वो ये भी सोचते थे कि ये सारा कुछ हम इंग्लैंड लेकर जाएंगे। इसमें एक चीज़ है कि वो अपनी ज़ात के लिए नहीं देखते थे, अपने मुल्क के लिए देखते थे। हाँ, बादियों नज़र में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो इंग्लैंड के लिए सोचते थे। लेकिन बट साहब, यहाँ जितने भी लोग आए, जैसे रॉबर्ट क्लाइव वगैरह आए या लैंकस्टर आए या जो भी लोग यहाँ आए अंग्रेज़ों की तरफ से, वेल्सले आए, जो भी लोग, वो सारे के सारे एक्चुअली अपनी फॉर्चून बनाने के लिए आए थे। ये ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे मुल्क के लिए सोचते थे। हाँ, ये है कि वो मुल्क के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, या मुल्क के मफाद या अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये बात ज़रूर थी। हाँ, वो इन लोगों को बहुत रिचेस बनाई, बहुत बहुत अमारत बनाई। जैसे रॉबर्ट क्लाइव जो है, वो तो पहले आए, आके कुछ अर्सा यहाँ रहे, यहाँ लड़ते बढ़ते भी रहे और यहाँ से बहुत सा पैसा लेके चले गए वापस। फिर दोबारा उन्हें भेजा गया था यहाँ। इसकी अगर हम हिस्ट्री में जाएँ तो हमें नज़र आएगा कि वो जो अंग्रेज़ थे वो ना सिर्फ साइड्स लिया करते थे, जैसे निज़ाम के बेटों की जब जानशीनी की लड़ाई हो रही थी तो डिप्लेक्स ने, जो कि फ्रेंच था, उसने साइड ली किसी एक बेटे की, और उसके नतीजे में जो उसे दौलत मिली वो उसके तवक्को से, तिजारत से जो उसने, वो बहुत ज़्यादा थी। ये भी देख के अंग्रेज़ इस तरफ शुरू हुए थे। ये इनफैक्ट जब इन्होंने फ्रांसीसियों को देखा कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो फिर ये भी साइड्स लेना शुरू हुए। इन्होंने कभी हैदराबाद, दक्कन के अंदर और बंगाल के अंदर फिर अपने कठपुतली हुकूमतों को भी लाना शुरू किया, फिर लोगों को प्रोटेक्ट करना भी शुरू किया, साइड्स भी लेना शुरू की, और उसके बदले में जागीरें लिया करते थे। रॉबर्ट क्लाइव ने भी बहुत जागीरें ली, जागीरें भी लिया करते थे, पैसा भी लिया करते थे और एडवांटेजेस भी लिया करते थे। लेकिन ये कि इंग्लैंड के मफाद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, जो हमारे सीखने की चीज़ है। जहांगीर ने इन्हें सिर्फ और सिर्फ अब तक सूरत आने की इजाज़त दी। इजाज़त सूरत आने ही की दी, लेकिन ये लोग डबल गेम कर रहे थे। कौन सी? आपको ये याद होगा कि जो हैदराबाद, दक्कन और ये जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, गोलकंडा, ये मुग़लों के ज़ेर अंसराम नहीं थी। हम देखते हैं कि औरंगज़ेब तक तो लड़ाइयाँ ही होती रहीं, नज़्म व नस्क वहाँ के मुग़लों का कायम नहीं हो सका था। उन्होंने जहांगीर को भी रीच आउट किया और साउथ इंडियंस को भी रीच आउट किया। अच्छा। और वहाँ से भी जैसे गोलकंडा में आने की इजाज़त मिली। वहाँ पे फैक्ट्री, ये फैक्ट्री कहते थे, वहाँ जो तिजारत के घर से जो ये सेटलमेंट कायम करते थे उसे फैक्ट्री कहते थे। वहाँ भी फैक्ट्री लगाने की इजाज़त इन्होंने ली, और वो पहले मिल गई थी इन्हें इजाज़त, क्योंकि साउथ इंडियंस जो हैं उन्हें एक्चुअली ये चाहिए था कि वो
तिजारत करते, वेलकम करते, क्योंकि नॉर्थ में तो तिजारत हो ही रही थी, पोर्चुगीज़ कर ही रहे थे। साउथ इंडियंस ने इनको फौरी तौर पर इजाज़त दे दी। और ये एरिया मद्रास था जो आज का चेन्नई है। आज का चेन्नई है। मद्रास नाम भी वो जो इन्होंने फैक्ट्री वहाँ लगाई थी उसी से मद्रास पटम, तो वो मद्रास रह गया वहाँ से बाकी। अच्छा, पोर्चुगीज़ और अंग्रेज़ों की एक टसल तो चल ही रही थी। उसमें 1632 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि अंग्रेज़ों को बैठे बिठाए बहुत एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई। कैसे? वो ये कि मद्रास के अंदर ही पोर्चुगीज़ जब इन्होंने बनाई अपनी फैक्ट्री, तो वो पोर्चुगीज़ की जगह के सामने ही थी जहाँ इन्होंने बनाई। पोर्चुगीज़ ने उस क़िले को डेवलप करना शुरू कर दिया, और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता नफरी बढ़ाना शुरू कर दी। जैसे ऐसे लगा कि जैसे वो एक फ़ौजी छावनी टाइप चीज़ बना रहे हैं। अच्छा, ये कला बनाते क्यों थे? कला बनाने का मकसद बज़ाहिर तो ये था कि वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, लेकिन मुग़लों को या जो उस ज़माने के जो राजे थे उन्हें ये ख़तरा होता था कि अगर ये कला बनाएंगे तो ज़ाहिर है तोपें भी ले आएंगे, वो तोपें जाके रख देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता एक छावनी बन जाएगी। तो कहीं भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो कुछ छावनी टाइप चीज़ बना सकें, फ़ौज रख सकें, या क्योंकि इन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया था, फ्रांसीसियों ने भी और डिप्लेक्स ने ख़ास तौर पे, इन्होंने मलयालम बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले या दूसरी ज़बानें बोलने वाले लोगों को, जो देखिए बहुत बड़ी आबादी थी हिंदुस्तानियों की, अगर आप उन्हें अपनी जो आप कमा रहे हैं प्रॉफिट उसमें थोड़ी बहुत तनख्वाहें दे के रखेंगे तो आपके वफ़ादार होंगे। इन्होंने सिपाह बनानी शुरू कर दी थी उन लोगों की जो मकामी लोग थे। इससे ज़ाहिर है जो राजे महाराजे या इवन मुग़ल्स थे वो बिदकते थे बहुत ज़्यादा। पोर्चुगीज़ियों पे 1632 में उनके क़िले को तबाह करने के पसे पर्दा मुहर्रकात यही थे कि किसी भी गैर मुल्की तिजारत करने वाली कंपनी को छावनी ना बनाने दी जाए। अच्छा, आज के लफ्ज़ों में। इसलिए उन्होंने अटैक किया मुग़लों ने, और अटैक करके उनको बहुत बुरी तरह से पोर्चुगीज़ियों को मारा पीटा। पोर्चुगीज़ियों का तो उन्होंने कमर तोड़ दी थी। उसके बाद पोर्चुगीज़ कभी इकट्ठे हो ही नहीं सके, मतलब उठ ही नहीं सके, और ये अंग्रेज़ों को बड़े आराम से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो अपना एक तसल्लुत कायम कर सकें, क्योंकि पोर्चुगीज़ ही उनके मुकाबले में थे। पोर्चुगीज़ इस तरह से 1632 में वो फारिग हो गए। अच्छा, लेकिन जो इनके साथ हुआ तो इस तरह तो अंग्रेज़ को एक वार्निंग भी तो मिली। बिल्कुल, अंग्रेज़ को वार्निंग मैं फिर अर्ज़ करूँ, वो टॉमस स्ट्रॉ ने ही दी हुई थी, और उस वक्त से वो ठीक ही जो कर रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों में भी एक मसला ये हुआ कि औरंगज़ेब के ज़माने ही में जोसिया चाइल्ड नामी एक इकोनॉमिस्ट भी था, ताजिर भी था। उसने भी कला बनाना शुरू कर दिया, और जब उसे रोका गया तो उसने औरंगज़ेब की बात नहीं सुनी। उसने मुग़ल जो हुकूमत थी उसको खातिर में नहीं लाया, क्योंकि उस वक्त तक पैसा बहुत ज़्यादा कमाना शुरू हो गए थे, तिजारत बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। उस नशे में कि हमारे पास ताकत भी है, पैसा भी है और अफरादी क़ुव्वत भी है, उसने अंग्रेज़ हमेशा कोशिश ये करता रहा कि जहाँ मौका मिले एक दफ़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बर्बाद कर दिया जाए। तो लेकिन वो कैलकुलेट ठीक नहीं कर सका। उसने औरंगज़ेब की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई की तो कोई मुकाबला नहीं था औरंगज़ेब की फ़ौज के साथ, ज़ाहिर है उसका। तो उन्हें बहुत मारा पीटा गया, बहुत से लोगों को फिर ह्यूमिलिएट भी किया गया, कैदी बना लिया गया, सड़कों पे फिराया भी गया। उसके बाद जाकर उन्होंने औरंगज़ेब से माफ़ी भी मांगी। लेकिन यहाँ भी जो थोड़ी दूर अंदेशी वाली समझने की चीज़ है, शेक्सपियर कहते हैं एक बार जो आपके एतमाद को ठेस पहुँचाए उस पर कभी एतबार ना करो। मैं इन हिंदुस्तानी फरमा रवाओं को देखता हूँ कि ये हर बार उसी सुराख से डसे जाते हैं जहाँ से पहली बार डसे गए थे। इन्होंने हर बार 2-3 ऐसी टैक्टिकल गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस अपना सारा जुल्म रवा रखा। एक गलती तो ये कि जब उन्होंने माफ़ी मांगी, जब वो इनके पाँव में बैठे, जब वो बेचारे बने, जब उन्होंने कोई दरख्वास्त दी कि जी हम आइंदा से नहीं, इन्होंने फ़ौरन मान ली। इन्होंने उस वक्त उनके ऊपर ऐसे स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लागू किए कि वो अपने काम से ना हटें। ये नहीं किया, ना औरंगज़ेब ने किया, ना टीपू सुल्तान ने किया इवन, और ना मरहटों ने किया, जब किसी ने भी ये नहीं किया जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ना शुजाउद्दौला ने किया जब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। ये तारीख़ हमें बताती है। दूसरी बात ये, जब
अंग्रेज़ पसपा होना शुरू हुए जंगों के अंदर, चाहे वो बक्सर की जंग थी, चाहे वो पलासी की थी, चाहे वो पंजाब की जंग थी, चाहे वो दक्कन की जंगें थी, हर जंग में अंग्रेज़ पसपा होना शुरू हुआ है। कोई मुकाबला ही नहीं था हिंदुस्तानी फ़ौजों का, कोई मुकाबला ही नहीं था। बस 70,000 लोग लेके सिराजुद्दौला आ रहा है, तो उसके सामने आपके 8-10 हज़ार क्या करेंगे? कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हर जगह अनफिनिश्ड एजेंडा नज़र आता है हमें इनका, हिंदुस्तानियों का। इन्होंने अंग्रेज़ों को आखिरी वक्त तक मारा पीटा नहीं, ख़त्म नहीं किया, वाइप आउट नहीं किया। अगर वो भाग गए तो उन्होंने नकारे बजाने शुरू कर दिए, या इन्होंने धमाल पानी शुरू कर दिए, लो जीते गए जीते गए। अदरवाइज़ उन्हें, अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो अंग्रेज़ की अप्रोच थी वो ये थी कि वो इनको घुटनों पे लेके आता था। इंतहाई कमज़ोर पोजीशन से कई जगहों पे हमें नज़र आता है ऐसे हुआ है कि अंग्रेज़ भाग रहा है, जाना चाह रहा है, कश्तियाँ बुला ली हैं। इवन वो वेल्सले ने कश्तियाँ बुलवा ली कि मैं यहाँ से निकलूँ, और कश्ती आने में देर हुई। लेकिन उस दौरान में ही जब कश्तियाँ आने में देर हुई, पांसा पलट गया। पांसा ऐसे पलटा कि उन्हें नज़र आया कि तितर बितर हो गए, फोकस्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है किसी एक जगह पे, वो अपने काम से हट गए और अंग्रेज़ ने वार किया, मार दिया। यानी ये हमें हर जगह ये एक टेक्टिकल गलती है जो हमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर नज़र आती है हमेशा। अच्छा, अगर हम जहांगीर के दौर से देखें, जहांगीर क्या अंग्रेज़ की नीयत नहीं समझ सका कि इसकी नीयत क्या है, नीयत गंदी है, ये हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता है? नहीं, अच्छा, उस वक्त नीयत गंदी थी भी नहीं शायद, और ना वो कब्ज़ा करना चाहते थे, वो तिजारत ही करना चाहते थे। जब वो जहांगीर से रियायत मांग रहे थे तो वो तिजारत ही करना चाहते थे, क्योंकि हमें वहाँ जहांगीर के दरबार से परवाना लेने के बाद कहीं नज़र नहीं आता कि उनका कोई ऐसा एजेंडा था। हाँ, ये ज़रूर था कि वो जब यहाँ से अपने शिप भर के ले जाना शुरू हुए और यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़ाम माल जाना शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू हुए, तो फिर उन्हें नज़र आया कि हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत, फिर आम लोगों ने भी हिंदुस्तान में आके बहुत अय्याशियाँ की और बहुत फॉर्चून बनाई। लेकिन उस वक्त जहांगीर के दौर तक ऐसा नहीं था। एक्चुअली ये सब कुछ हुआ औरंगज़ेब के दौर से, क्योंकि औरंगज़ेब के दौर में बदअमनी बहुत ज़्यादा थी, डकैती चोरी बहुत ज़्यादा थी, लोग बफलुकुल हाल थे, और उसकी वजह ये थी कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी आपस में। औरंगज़ेब मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पे, जैसे दक्कन में या बंगाल में, वो ये तो कामयाब था कि किसी को सर उठाने ना दे, सर को भी तो कर रहा था, लेकिन अवाम बदहाल थे। बदहाली का फ़ायदा जैसे आज पावर्स उठाती हैं, सुपर पावर्स, कि वो प्रॉक्सी बना लेती हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को इस्तेमाल करती हैं अपनी प्रॉक्सी वॉर्स के लिए। इस तरह से अंग्रेज़ों ने किया कि उन लोगों को उन्होंने पैसे देना शुरू कर दिया, तनख्वाहें देनी शुरू कर दी, मराहत देनी शुरू कर दी, अपने पास रख लिया, अपने लॉयलिस्ट बना लिया। लॉयल थे ये लोग उनके। शाहजहां के दौर में इस कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हालत थी? शाहजहां के दौर में ये सारा के सारा जो दौर है ये 17th सेंचुरी का दौर है। 17th सेंचुरी में वो बहुत टैक्टफुली अपने पंजे गाड़ रहे थे। वो कहीं किसी को चैलेंज नहीं कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नाफिज कर रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जो यहाँ के मनी लैंडर्स थे उनके साथ रवाबत डेवलप कर रहे थे, जैसे जगत सेठ जिन्हें हम कहते हैं। और यहाँ की जो इंडिजिनस सनत थी, मसलन कागज़ की, शीशे की, बंद करवाने की तरफ जा रहे थे, और ख़ाम माल ले जाके वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर दी थी। हाँ, कहीं कहीं हमें ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं कि छोटी मोटी झड़पें हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल इन्होंने शाहजहां के दौर में हिंदुस्तान की इंडिजिनस सनत को तबाह करके अपने कॉफर्स भरने शुरू कर दिए थे। सूरत और मद्रास के बाद जहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनी की बेस बनाई, वो कौन सा शहर था? वो था बॉम्बे। कैसे मिला इन्हें? बॉम्बे ने जहेज़ में मिल गया था। कैसे? वो ऐसे कि चार्ल्स टू ने शादी की कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से। अच्छा, ब्रेगेंजा आपने याद रखना है, ठीक है। कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से शादी की, जो कहाँ से थी? ये पोर्टुगीज़ थी। ये पोर्टुगीज़ थी, और ये जो बॉम्बे था पहले पोर्टुगीज़ियों के पास था। तो वो जहेज़ में इन्होंने जो उसका बाकी कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा, साथ उन्होंने बॉम्बे भी अपनी धੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ कि लो जी अभी नाल ले जाएगी, उत्थे जाके खोलेगी पर्चा पुर्चा। तो जिमें वो यहाँ नहीं वो देते वेडिंग गिफ्ट देते हैं, वो वेडिंग गिफ्ट दे दिया। अच्छा, नक्शा था। वो नक्शा था बॉम्बे का।
अच्छा, कहते हैं नक्शा गुम भी गया था रास्ते में। वो पूरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ही गुम गया था। मैरिज जाहिर है वो रास्ते में कहीं इधर उधर हो गया, वो शहजादी नू चाह चढ़िया होना है शादी का, तो उन्हें परवाह नहीं की थी कोई है भी कि नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि जो ये विलियम डैलिम्पल लिखते हैं कि जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था वो सारे का सारे गुम गया था, उसी के अंदर वो बॉम्बे का नक्शा भी था। लेकिन ये पता था कि जी बॉम्बे मिल गया है इनको। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रही थी अंग्रेज़ों को कि बॉम्बे है कहाँ। अच्छा, वो समझते थे कि बॉम्बे ब्राज़ील के पास कोई आइलैंड है। ब्रैगेंजा से थी ना वो ब्रैगेंजा की कैथरीन ब्रैगेंजा से थी, तो उनका ख्याल था ब्रैगेंजा ब्राज़ील के पास ही होगा, बॉम्बे का किसी को पता भी नहीं था। ऐसे भी खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है वाला हिसाब था कि उन्हें बॉम्बे की जो बंदरगाह थी इस तरह से मिली थी। अच्छा, अंग्रेज़ को हिंदुस्तान के अंदर चैलेंजेस क्या थे उस वक्त? अंग्रेज़ को सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि यहाँ फ्रांसीसी अपने कदम जमाए बैठे हुए थे, वो उसके राइवल थे, इकनॉमिक राइवल थे। दूसरा, हिंदुस्तानियों ने चाहे वो गद्दारी करते थे, चाहे वो साथ मिल जाया करते थे, चाहे वो पैसे ले लिया करते थे, रिश्वत खा लिया करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को कबूल कभी नहीं किया था। अंग्रेज़ को बहरहाल लोकल या मकामी लोगों के सामने लाना पड़ता था बताने के लिए कि हम ये आपके सामने है। वो बड़े अरसे तक ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाए रखी, लेकिन उसके बाद उन्हें स्ट्रेटजी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, खुद आना पड़ा जब ब्रिटिश राज आ गया। लेकिन फ्रांसीसियों से जो ख़तरा था उस पर इनकी एक बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई फ्रांसीसियों के साथ। फ्रांसीसियों का जो एक बड़ा ही अहम किरदार था उसका नाम था डुपिलेक्स। डुपिलेक्स गया मॉरिस के पास जो कि बरतानवी गवर्नर था। उसने जाके कहा कि हमें ख़तरा है कि हमारे ऊपर अटैक होगा और हमें आपस में लड़वाया जाएगा। उसकी वजह कि वो कहीं इंटरनेशनली भी उनका आपस में एक सिलसिला चल रहा था। कनाडा के अंदर कहीं फ्रांसीसियों का वॉर ऑफ सक्सेशन एक चल रही थी जिसमें वो दोनों इन्वॉल्व थे, यानी इंग्लैंड और फ्रांस इन्वॉल्व था। ये अगर आप बरतानवी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारे बादशाह ऐसे ढूंढा करते थे इधर उधर से, क्योंकि वो लाइनेज जो होती थी बादशाहत की, उसके लिए कुछ अंग्रेज़ों ने कुछ अपने बादशाह को, शहजादियाँ को, मलकाएँ बाहर से भी ढूंढी हुई हैं, वो ला के बिठा लिया कर। तो फ्रांसीसी थे तो सारे भाईबंद ही है एक्चुअली। तो वो एक सक्सेशन की लड़ाई चल रही थी जिसके नतीजे में डुपिलेक्स ने ये कहा कि हम पार्टी नहीं बनेंगे, यानी इंग्लिश गवर्नर से ये कहा जाके मोरेस से। मोरेस ने उसकी बात सुन तो ली, लेकिन उसे अंदाज़ा था कि बहरी बेड़ा तो पहले ही निकल चुका है लड़ाई करने के लिए फ्रांसीसियों के साथ, तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकूँगा। उसने फिर उसे कहा कि ये डिसीजन मेरे पास नहीं है कि मैं पार्टी बनूँ या ना बनूँ। और लड़ाई हुई बड़ी ठीक ठाक और डुपिलेक्स ने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवा दिए। अच्छा। और किले पे कब्ज़ा कर लिया। लेकिन हुआ क्या, अनवार शाह जो कि मुग़लों का लॉयलिस्ट था उसे बहुत गुस्सा आया। वो पौंडीचेरी का किला था, उसने वो किला डुपिलेक्स से खाली करवा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। वैसे अनवार शाह ने अंग्रेज़ के लिए किला जो है वो खाली क्यों करवाया? वो हमें नज़र आता है कि औरंगज़ेब के बाद ख़ास तौर पे ये जो हिंदुस्तान है वहाँ दिल्ली के अंदर भी या मरहटों की पपेट गवर्नमेंट थी या अंग्रेज़ों की पपेट गवर्नमेंट थी। तो अनवार शाह जो है वो मुग़लों का लॉयल था, इसलिए उसने अंग्रेज़ों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी को वो किला लेके दिया। अच्छा, ये भी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। इससे हुआ ये, अंग्रेज़ मुस्तहकम होते गए। उन्हें ये एहसास हुआ कि हम अगर चाहें तो जो पपेट गवर्नमेंट ख़ास तौर पे है या कोई कमज़ोर राजे महाराजे हैं या कमज़ोर हुक्मरान हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करके या उनकी साइड दे के या उन्हें इंस्टॉल करके हम कब्ज़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, उसकी तो ये भी वजह थी कि वहाँ पर जो मुकामी आबादी थी वो कबूल नहीं करती थी अंग्रेज़ को। अंग्रेज़ को बहुत लंबे अरसे तक कबूल नहीं किया। हम देखते हैं कि मीर जाफ़र को उन्होंने बनाया, गवर्नर बनाया मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र को खुद एक गद्दार था, उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। क्लाइव के साथ ख़त किताबत हुई है, इवेंचुअली उसने फिर धोखा दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला वरना बहुत ताकतवर था, उसे मारा गया, ह्यूमिलिएट किया गया, फिर मीर जाफ़र को लाया गया सामने। लेकिन मीर जाफ़र को भी उन्होंने इसलिए कबूल नहीं किया लोगों ने क्योंकि वह गद्दार है। अच्छा।
जिसकी वजह से वो मीर कासिम को लाना पड़ा, जो कि उसका दामाद था। और फिर अब मीर कासिम ने इनको आंखें दिखानी शुरू की तो फिर मीर जाफर को निकाल के ले आए। अच्छा, औरंगजेब के बाद हम देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक आवारा लड़का जिसको क्लर्क के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी में डाला गया, असल करैक्टर था क्या ये? रॉबर्ट क्लाइव बड़ा इंटेलिजेंट था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत लकी था, अक्खड़ मिजाज ज़रूर था, और बरतानवी जो मैनरिज्म था वो उसको को बहुत ज़्यादा शायद पसंद नहीं करता था। इसलिए डैलिम्पल ने भी ख़ास तौर पर उसके बारे में ही लिखा है कि वो एक आवारा मनश और एक अक्खड़ मिजाज तुंदखू आदमी था। लेकिन हमें रॉबर्ट क्लाइव ऐसा नज़र नहीं आता जब वो वापस आया है। पहली बार तो जब वो आया तो पहली बार तो कैद भी हो गया था, लड़ाई भी उसने की, फ्रांसीसियों ने कैद किया था, फ्रांसीसियों ने कैद किया था उसे, लड़ना भी पड़ा उसको, वो लड़ा भी, पैसा वैसा भी उसने यहाँ बनाया। लेकिन जब वो दूसरी बार आता है, दूसरी बार उसकी सिराजुद्दौला से लड़ाई, और सिराजुद्दौला की उसकी फौज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अच्छा, सिराजुद्दौला हज़ारों लोग ज़्यादा थे उसके पास लड़ने के लिए। उसने डिवाइड किया, इनफैक्ट उसने ये जान लिया था कि सिराजुद्दौला ने रामकिरण चंद को, जो कि सिपा सालार बनाया है, मीर जाफ़र को पीछे किया, तो उसने मीर जाफ़र को लालच दिया कि एक बार अगर मैं आ गया तो मैं तुम्हें इंस्टॉल करूँगा गवर्नर के तौर पे, मेरा साथ दो। उसके बाद मीर जाफ़र बहुत हिचकिचाता भी रहा मिलने से। अच्छा। और अगर आप वो डैरलेम्पल की जो किताब है अनारकी, उसके अंदर तो पूरी तफसीर उसने दी हुई है कि कैसे ये अंगारों पे लौटता रहा, कि कभी उसका ख़त आता था, वो ख़त भी वेग सा हुआ करता था, उसमें ये नहीं पता चलता था कि जब जंग होगी तो ये वाकई वो कुछ करेगा जो कह रहे हैं मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र इससे मिलने के लिए आएगा या नहीं आएगा, मीर जाफ़र इस पर ट्रस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बेचारा ऐसे जो मैं मशूक नहीं खत लिखी है इंज लिखता है, जवाब देता सी यार एक बार मिल लै, तेरी मेहरबानी, मैं तेरे ते बैठा। वाकई ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको अब पंजाबी में बता रहा हूँ, लेकिन लिखा यही हुआ अंग्रेज़ी के अंदर। अच्छा, उस टाइम पे मीर जाफ़र ने किया क्या था? मीर जाफ़र ने बड़े ही अहम स्टेज पे अपनी लोगों को लेकर साइड पे हट गया। अच्छा, कहते हैं कि बारिश होगी तो बारिश में वो फिर पीछे हो गया था। जंग हो रही होती है तो भावें बारिश हो भावें नेरी हो, लड़ना तो होता है ना। वो नहीं लड़ा, वो पीछे हो गया। जो पीछे हो गया तो जाहिर है उनको मौका। ये बिल्कुल वही है जैसे हम सिखों में एंग्लो सिख वॉर्स में देखते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि ये इक़्तिदार हिंदुस्तानियों में ही पैदा क्यों होते हैं। हिंदुस्तानी से जो उस वक्त का बर सगीर था, उन्हीं में क्यों पैदा होते हैं। ये बात मेरी भी समझ में नहीं आती कि इनके खून में कोई ऐसा मसला है, इनकी मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, क्या है कि ये एंग्लो सिख वॉर्स में नज़र आता है, हमें मैसूर की जंगों में नज़र आता है, हमें बंगाल के अंदर नज़र आता है, हमें हर जगह ये। अगर ये ना हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेरा ख्याल है 10 साल भी नहीं निकाल सकते थे हिंदुस्तान के अंदर, अगर ये लोग इकट्ठे होते। हम देखते हैं ना कि अगर रॉबर्ट क्लाइव जो है वो वापस ना आता तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जाने पे मजबूर हो गई थी। वापस आने के बाद भी मसला तो वही गद्दारी का था। मसला तो वही था कि आप सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आप अपनी वफादारियाँ बेच देते हैं, तो उससे उसने फ़ायदा उठाया। वरना ताकत के एतबार से या जहानत के एतबार से, हाँ ये ज़रूर था कि अंग्रेज़ों ने कुछ जंगी टेक्निक्स ऐसी डेवलप कर ली थी, जैसे वो पाइक्स की बजाय उन्होंने कुछ जदीद असला डेवलप कर लिया था। फिर कुछ ऐसी वो बटालियंस बना ली थी कि जो जब लड़ती थी तो मुसलसल फायरिंग होती थी। वो कुछ वॉर टैक्टिक्स ज़रूर थे, लेकिन वो वॉर टैक्टिक्स काफ़ी नहीं थे, क्योंकि अददी फ़र्क बहुत ज़्यादा था फ़ौजों का, और हर जगह ये ज़्यादा रहा है, माँ सिवाय मैसूर के, सरंगापटम के। सरंगापटम में फिर बहुत ज़्यादा उनके पास कुमुक थी, इलाकाई लोगों की भी। जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए उस वक्त जो आम हिंदुस्तानी थे उसके हालात क्या थे? देखिए, अब ये तो ऐसे है कि जब आम हिंदुस्तानी हम इवेलुएट करते हैं कि दौलत कितनी थी। दौलत का आलम जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि 18 मीट्रिक टन सिल्वर हिंदुस्तान में आता था। लिखा ये जा रहा था कि सोना और चांदी यहाँ आके जमा हो जाता है, जैसे हमने पहले बात की। हम देखते हैं कि बादशाहों को तोला जाता है सोने के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अमारत तो थी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि हिंदुस्तान कभी भी आपसी झगड़ों से मावरा नहीं हुआ। राजवाड़ों की झगड़े रहे, लगान लगते रहे, टैक्स लगते रहे, और लोगों की टैक्स मनी, लगान की जो रकम हुआ करती थी, उसी से बादशाह को तोला जाता था। वरना बादशाह कोई टोपियाँ सी के नहीं पैसे कमाता था। बादशाह
उन्हीं से पैसे कमाता था। जब कभी कहत आते थे, हाँ ये पॉलिसी ज़रूर थी, जब कभी कहत आया है उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से नबर्द आजमा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सी गंदम या बहुत सा राशन बचा के रखा होता था। इनकी पॉलिसी हुआ करती थी ख़ास तौर पे मुग़लों की, जो कि फिर हमें बंगाल में नज़र आता है। जब कहत आया अंग्रेज़ के दौर में 1769 में, जब बारिश नहीं हुई कहत आ गया, तो इनके पास बैकअप के तौर पे गंदम नहीं थी। वो सारी वो तो उठा के ले जाया करते थे इंग्लैंड, सारा कुछ या बेचा करते थे। उन्होंने तो प्रॉफिट कमाने होते, बल्कि उन्होंने जुल्म ये किया कि 1 रुपए के अंदर अगर जो 13 किलो जो ये गंदम लिया करते थे, उसको उन्होंने 10-10 20, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, मुझे डायरलिम्पल के जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो मैं कोट नहीं कर रहा। 1 रुपए के एवज जो 13 किलो गंदम ये लेते थे, वो उन्होंने 20 रुपए 30 रुपए में बेची जब कहत पड़ा हुआ था। इन्होंने टैक्स लगाए रखा, ये बल्कि लोगों को भेजा करते थे टैक्स लेने के लिए, लोगों घरों में या दुकानों पे। अच्छा, स्टार्टिंग में जब ये आए तो ये ज़बरदस्ती जो हिंदुस्तानी थे उनको अपनी प्रोडक्ट्स बेचते थे। कपड़े के ऊपर मैंने अर्ज़ किया ना, कपड़े के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, 20% का टैक्स लगा दिया था। फिर वो टैक्स बढ़ते बढ़ते 1757 तक 50% हो गया था। वो ये प्रोडक्ट भी बेचा करते थे, जो फिनिश प्रोडक्ट्स वहाँ से आती थी ये बेचा करते थे। और ये वो ज़माना जब कहत है वहाँ, और ये लगान भी लिया करते थे, टैक्स भी लिया करते थे। और ये टैक्स जो है ये तो अब चाहे अंग्रेज़ लेता था चाहे मुग़ल लेते थे, टैक्स बहुत ज़्यादा होता था, लोगों की कमर टूट जाया करती थी। बल्कि बंगाल में जब कहत था, बंगाल का एक हुक्मरान जो है वो टैक्स इकट्ठा करने के अनोखे तरीके ढूंढा करता था। कैसे कैसे? सजाएं दिया करता था जो लोग टैक्स नहीं देते थे। पहले तो वो उन्हें बुलाता था और उनके कपड़े उतरवा दिया करता था। अच्छा। पैरेड करवाता था उन्हें गलियों के अंदर अगर टैक्स नहीं देते, और मारा पीटा करता था। फिर भी अगर कोई टैक्स नहीं देता था तो बहुत ही एक घिनौना सलूक ये होता था कि जहाँ ह्यूमन वेस्ट कहीं पड़ा हुआ है उसके अंदर फिकवा दिया करता था। वो इतना ज़िल्लत-आमेज़ सलूक करता था टैक्स लेने के लिए। अब आप खुद सोचें कि अंग्रेज़ भी टैक्स ले रहा है अपने तरीके से, और ये भी ले रहे हैं, तो उन्हें उनके लिए तो कुछ नहीं बदला। वो हुक्मरान ही थे, चाहे वो अंग्रेज़ थे चाहे वो मुग़ल थे या राजवाड़ों के राजे महाराजे थे। तो इसलिए अवाम की जो हालत है हिंदुस्तान के अंदर, वो कभी भी कोई ऐसी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही कि हम ये हाँ, हिंदुस्तानियों का लेकिन एक मसला है कि उन्हें अपनी हालत से ज़्यादा जो फ़िक्र होती है वो शख्सियत परस्ती की होती है। ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ये आज तक है। हम आज भी अपने जो निज़ाम है उसके ऊपर तो सवाल नहीं उठाते, हम अपने इश्यूज़ के ऊपर तो पॉलिटिक्स नहीं करते, उस ज़माने में भी नहीं कर रहे थे। हम तो पॉलिटिक्स करते हैं कि सोना कौन ज़्यादा है, वड्डा कौन ज़्यादा है, चंगा कौन ज़्यादा है, यानी कि बोलता कौन ज़्यादा अच्छा है, या जो कैरेक्टर के बारे में जो एक फ्रोई से हमारे तस्वर उस वक्त भी थे। कल्ट की जो बात करते हैं, तो हिंदुस्तानियों का ये भी एक बड़ा मसला है कि वो निज़ाम या पॉलिसीज़ या इश्यूज़ की बजाय कल्ट के पीछे भागते थे उस वक्त भी और आज भी। फिर उसमें मुस्तज़ाद ये कि मज़हब आ गया। कई जगहों पे हमें शाह सुन्नी की तरफदारी भी मिलती है, फिर क्लैन की रग़बत भी मिलती है, फिर हमें रीजनल सिंपथीज़ भी मिलती हैं। जैसे हमने देखा कि मराठों की टीपू सुल्तान में, हालांकि ये लोग अगर इकट्ठे हो और हुए भी कुछ अरसे के लिए, मराठे और टीपू सुल्तान और हैदराबाद के निज़ाम इकट्ठे हुए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अंग्रेज़ों को ज़रूरत नहीं हुई लड़ाई करने की। लेकिन जब कुदूरत तो थी, दिलों में तो कुदूरत थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वही जो सारे एक तासुबात थे, अंग्रेज़ ने थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया। उसने देखा कि कितनी देर तक चंगे बने रहने एक दूसरे के नाल, करते ड्रामा ही रहे ने, वही हुआ। उसने फिर जैसे ही मौका मिला उसने मराठों के ख़िलाफ़ भी 4 लड़ाइयाँ लड़ी, टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ भी लड़ी। टीपू सुल्तान के साथ लड़ने में तो खैर नेपोलियन भी इन्वॉल्व था ना, कि नेपोलियन मिस्र पे हमला करने जब जा रहा था तो इन्हें ख़तरा पड़ गया कि वो रेड सी और इंडियन ओशन के ज़रिए यहाँ ना आ जाए। और टीपू सुल्तान क्योंकि नेपोलियन के साथ अलाइंस में था, शुरू ही से फ्रांसीसियों के साथ अलाइंस में था, इसलिए उन्होंने टीपू सुल्तान से मुआहदा करने के बावजूद लड़ाई की, और वो वेल्सले को उन्होंने भेजा कि ऐसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। उस वक्त भी मराठे जो है वो पीछे हट गए, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। गद्दार बहुत ज़्यादा पैदा हो गए थे जो कि जिन्होंने रास्ते खोल दिए थे अंग्रेज़ों के लिए। अच्छा, टीपू सुल्तान की अंग्रेज़ से जो जंग हुई वो कैसी थी, कौन जीता उसमें? देखिए, टीपू सुल्तान के साथ कोई एक जंग तो थी नहीं, कोई 3 जंगें हुई। कौन कौन सी?
वहीं मैसूर के अंदर ही, वो उन्हें मैसूर वॉर्स ही कहते हैं, पहली वॉर, दूसरी वॉर, तीसरी वॉर। पहली वॉर में तो वो एक न्यूट्रल रहा मामला, लड़ाई बराबर की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान और हैदर अली में ये चीज़ थी कि वो बड़े, एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बहुत नज़र में रखते थे, दूसरे वो लोग थोड़े एडवांस्ड थे। मसलन ये विलियम डैरलिम्पल लिखते हैं कि उनके पास रॉकेट्स थे, रॉकेट। अच्छा। वो रॉकेट ऊंटों पे बैठ के रॉकेट करीब जाके मारते थे। ये कुछ ऐसे उन्होंने डेवलप की हुई थी टेक्निक, हो सकता है फ्रांसीसियों से ली हुई है टेक्निक, लेकिन ये ज़रा मुनफरिद टेक्निक थी लड़ने की। फिर मैसूर की दूसरी लड़ाई के बाद इनके दरमियान एक ट्रीटी भी हो गया, क्योंकि वो ज़रा भारी पड़ रहे थे टीपू सुल्तान पे, तो टीपू सुल्तान ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। फिर हैदर अली फौत भी हो चुके थे उस वक्त तक, 1789 में, तो वो मुआहदा कर लिया। उस मुआहदे की रूह से इन्होंने एक, अगर कोई तीसरी फरीक इन पे हमला करता तो दोनों ने मिल के डिफेंड करना था। लेकिन हुआ ये कि जब मरहट्टों की लड़ाई हुई टीपू सुल्तान के साथ, तो अंग्रेज़ चुप करके बैठा रहा। अच्छा। वो जैसे ये सारी वही टेक्निक है जो आज भी हमें नज़र आती है कि बहरी बेड़ा आ रहा है, बहरी बेड़ा आ रहा है, तो बहरी बेड़ा कभी नहीं आया। वहाँ भी यही हुआ, मुआहदा कर लिया, लेकिन जब उसे ज़रूरत पेश आई, उन्हें देखा कि ठीक है आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। इवेंचुअली तीसरी जो मैसूर की लड़ाई हुई, उसमें फिर बहुत ज़्यादा कुमक थी इनके पास, बहुत ज़्यादा फ़ौज थी इनके पास, आसपास के इलाकों की थी। एक्चुअली जब ट्रीटी हुआ था, तो ट्रीटी में तकरीबन आधा मैसूर टीपू सुल्तान ने दे ही दिया था इन्हें। अच्छा। वो तकरीबन आधा मैसूर चला गया था, जो बाकी रह गया था वो तो कला और उसके इर्द गिर्द का कुछ इलाका था। टीपू सुल्तान की मदद करने के लिए जो मुग़ल बादशाह था वो कुछ भेजता नहीं था फौज? नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है ये समझना कि जो साउथ इंडियंस हैं, चाहे वो हैदराबाद है, दक्कन या तमिलनाडु है या मद्रास है, वो लोग, उनका एक इंडिजिनस कल्चर है जो कि नॉर्थ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनका प्राइड फ़र्क है। अच्छा। उनका जो एहसास तफ़ाखुर है अपने आबाओ अजदाद पे, अपनी ज़बान पे, अपने तर्ज़ माशरत पे, वो फ़र्क है। मैंने अर्ज़ किया ना, जब ये लोग जहांगीर से अंग्रेज़ मराहत देने की कोशिश कर रहा था सूरत की बंदरगाह के लिए, तो साउथ इंडियंस ने पहले ऑफ़र कर दिया था उन्हें गोलकंडा के अंदर आना। तो वो वहाँ जो मद्रास में, गोलकंडा में जो डेवलपमेंट हुई थी, जो सेटलमेंट्स हुई थी, वो इनसे पहले इजाज़त उनकी मिल गई थी, क्योंकि वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं साउथ इंडियंस। साउथ इंडियंस ने, उनकी औरतों ने भी लड़ाइयाँ लड़ी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा। जो बेगमात हम डिस्कस कर रहे थे उसका, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ की जो रानियाँ थीं, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी स्टेट को बचाने के लिए। अच्छा, अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान के अंदर एक्सपेंड कैसे किया? एक्सपेंड करने में कुछ फैक्टर्स बड़े अहम हैं। नंबर 1, पैसा बहुत ज़्यादा कमाया, इंडिविजुअली भी लोगों ने कमाया और इंग्लैंड के लिए भी कमाया, कंपनी के लिए भी कमाया। पैसा बहुत कमा रहे थे तो पैसे का इस्तेमाल भी कर रहे थे, एक बात तो ये। दूसरा, इन्हीं लोगों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया फ्यूडल्स को। वो जो फ्यूडल्स जिन्हें ख़तरा था दूसरे लोगों से, आसपास के लोगों से या किसी, क्योंकि बाकी तो औरंगज़ेब के बाद तो कोई ऐसा शाही निज़ाम रहा ही नहीं कि जो शाही फ़ौज भेज सकता और अपनी कोई रिट कायम कर सकता। ये ज़रूरी था कि कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने वाला होता, तो अंग्रेज़ एक तो प्रोटेक्ट करने वाले बन गए। दूसरा, आप ये देखें कि लड़ाइयाँ उन्होंने जहाँ लड़ने की ज़रूरत पेश आई लड़ी, यानी मैसूर में लड़ी तो साउथ इंडिया तक पहुँच गए एक्सपेंड करते हुए वो। फिर बंगाल में तो वो सबसे पहले आके बैठे थे, बंगाल के अंदर भी लड़ाइयाँ होती रहीं, पंजाब तक आ गए। अच्छा। 19वीं सदी में आखिरी जो उनकी झोली में जाके गिरा जो इलाका और आखिरी वक्त तक जो रेजिस्ट करता रहा, ये हम महाराजा रंजीत सिंह में डिस्कस कर चुके हैं, वो पंजाब था। पंजाब जो एंग्लो सिख वॉर के बाद मिला, 3 एंग्लो सिख वॉर्स उन्होंने की। फिर वो सिंध के अंदर गए। पहली बार जब वो सिंध के अंदर गए कराची, तो उन्हें बड़ा टफ टाइम देखना पड़ा। किससे? क्योंकि वहाँ के जो बिज़नेस क्लास थी, जो हिंदू बिजनेसमैन थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इस वजह से तो हैदराबाद का बना बनाया जो फैक्ट्री थी उनकी, उन्हें छोड़ के जानी पड़ी। ये दोबारा फिर वो 19वीं सदी में कराची पहुँचे, वरना ये 18th सेंचुरी के अंदर कराची जा चुके थे। नॉर्थन क्रू उन्होंने को भेजा गया था, वेल्सले ने भेजा था, और उसने जो कलहोड़ों और तालपुरों से, फ़तेह अली तालपुर से, उससे पहले कलहोड़ों से वो कोठी खोलने की इजाज़त ले ली थी। कराची तक पहुंच गए थे, ठट्ठा में उन्होंने कायम कर लिया था, लियारी के करीब उन्होंने अपनी फैक्ट्री कायम कर ली थी। जब हैदराबाद के अंदर कायम की तो नागपुर के एक राजा ने
इन्हें ये समझाया सिंध वालों को कि ये लोग तो यहाँ पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। किसी भी तरीके से उन्होंने ये बताया कि ये लोग यहाँ काबिज होने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ एक सेटलमेंट कायम की, वहाँ पे उन्होंने कोई असला भी रख लिया था और छोटे मोटे सिपाही भी रख लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पे ख़त्म करना पड़ा, कला छोड़ना पड़ा और जाना पड़ा वहाँ से, कराची से, लियारी से और ठट्ठा से और हैदराबाद से। लेकिन फिर ये 19वीं सदी में दोबारा वहाँ पहुँचे। अच्छा, हम बात करते हैं अक्सर कि यहाँ के जो मुकामी लोग थे, फ्यूडल्स थे, उन्होंने साथ दिया। इनमें एक जगत सेठ भी थे, वो कौन थे? जगत सेठ आज के कॉर्पोरेट सेक्टर समझ लें आप। ये जगत सेठ वो लोग थे जो मनी लैंडर्स थे। अच्छा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इनकी मकरूज थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे पैसे लेके बिजनेस में लगाती थी अमूमन। लिहाजा जगत सेठ अगर किसी को पसंद करते थे या नहीं करते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसी तरफ अच्छा इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा। मीर कासिम, मीर जाफ़र के मामले में भी जगत सेठ का है। बल्कि जब मीर जाफ़र को उन्होंने पकड़ा तो उसके बाद सिराजुद्दौला को हराने के बाद तो जगत सेठ के पास गए, शुक्रिया भैन ताड़ी मेहरबानी, ताड़े पैसे की वजह अज वेखो असी कैसे कैसे खेल खेड रहे हैं। अच्छा, अंग्रेज़ लॉयल था इनके? नहीं, अंग्रेज़ किसी का लॉयल नहीं था, लेकिन जगत सेठ क्योंकि पैसे वाले थे, उनके पैसे से वो कारोबार चलता था, तो कारोबार उनके लिए इम्पोर्टेंट था। फिर जगत सेठ जो है वो पैसे इकट्ठे भी करते थे, पैसे इकट्ठे करके भी इनको देते थे। अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा पैसा, जैसे मीर जाफ़र है फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उन्होंने सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी, मीर जाफ़र को वहाँ बना के बिठा दिया गवर्नर, तो मीर जाफ़र को हटाया किस लिए? क्योंकि वो वादे पूरे नहीं कर सका था पैसा देने के, जो कि कमिटमेंट की हुई थी पैसा इकट्ठा करके देने की। तो जगत सेठ जो है वो मीर जाफ़र के भी खिलाफ थे। उन्हीं की वजह से मीर जाफ़र को उन्होंने निकाल के मीर कासिम को लेके आए थे। अच्छा, ये जो जगत सेठ थे, इन्हें फ़ायदा होता था उस टाइम पे? इन्हें पैसा मिलता था? हाँ, ये मनी लैंडर्स थे ना, ये कारोबार तो कारोबार था। इन्होंने तो पैसा अंग्रेज़ से बिल्कुल पैसा भी मिलता था, जागीरें भी मिलती थी, ये दोनों मिल के पैसे कमा रहे थे। उनका तो बिजनेस था मनी लैंडिंग। वो तो पैसा देते थे, अंग्रेज़ वो पैसा यूज़ करते थे और यूज़ करने के बाद जो उन्हें मिलता था वो सारे जगत सेठ को पैसा वापस करते थे। तो ऐसे मनी लैंडर्स की बहुत चांदी होती थी वहाँ। ये जो मनी लैंडर्स हैं, इन्होंने जो कहत आया बंगाल के अंदर, उसमें उन्होंने अपना कोई पैसा मुआफ़ नहीं किया। ये तो हम बदतरीन जुल्म में भी देखते हैं कि दुनिया के अंदर इंसान मर रहा हो तो उसे कोई बख्श देता है। मनी लैंडर्स जो है वो नहीं बख्शते थे। ख़ासतौर पे उनका बड़ा एक नाम था मोहब्बत जगत सेठ, वो नहीं किसी को बख्शते थे पैसा मनी लैंडर्स। हिंदुस्तान में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अरूज पर पहुंची, उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ब्रिटिश राज में। उस वक्त क्या कुछ होता है हिंदुस्तान में? मुकम्मल राइज तो कर चुकी थी, लेकिन 1857 की जंग आज़ादी भी थी। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या 1857 की जंग आज़ादी की वजह से ब्रिटिश राज को ये लगा कि अंग्रेज़ों के तो ख़िलाफ़ मकामी लोग जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, इनको अब यहाँ से बेदखल कर देना चाहिए, यहाँ अपना बंदा को भेजना चाहिए? हरगिज़ ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ये था उनको अपना ख़तरा पड़ गया। किस चीज़ से? ये कि जो हमने शुरू में बात की, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सरकर्दा लोग थे वो सारे के सारे कज़ाक थे, डाकू थे, रिश्वतखोर थे, रिश्वत देने वाले थे। आपको याद होगा रॉबर्ट क्लाइव, जिसने लड़ाई की सिराजुद्दौला के साथ, जो पहले भी फॉर्चून बना के गया था और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा उसे हायर किया, फिर यहाँ भेजा। वो रॉबर्ट क्लाइव जो पहली बार यहाँ से पैसा बना के गया था हिंदुस्तान से, वो पैसा उसने वहाँ पे रिश्वत में लगाया था। वो हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट लेना चाहता था। जब ये भांडा फूट गया तो उसको जाहिर है लेने के देने निकाल दिया गया। उसको निकाला तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले चोरों की कंपनी थी, उन्होंने कहा तू इधर आया, उसको वापस ले लिया, वापस लेके दोबारा इंडिया भेज दिया। वो दोबारा फिर इंडिया आ गया, अब नई नौकरी पे दोबारा पैसा कमाने के लिए। तो ग्रेजुअली 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी से इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, इक़्तिदार कह लें या अथॉरिटी कह लें, गवर्नर जनरल को, जो कि ब्रिटिश राज का नुमाइंदा होना था, वो ये था कि इंग्लैंड में विलियम पेट, जो कि उनके वज़ीर आज़म भी थे रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है तो हमारे गले पड़ जाएगी। ये तो इतना पैसा लेके आ रहे हैं, ठीक है पैसा लेके आ रहे हैं, और बरतानिया का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, बरतानिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो उससे पूरा हो रहा है पैसे से, जो 8 लाख 10 लाख पाउंड वो भेज रहे थे और उनके ऊपर जो ड्यूटी लग रही थी वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस तरह ये करप्ट हैं, जिस तरह से ये रिश्वतस्तानी करते हैं, जिस तरह से ये चोर हैं, ये तो बरतानवी पार्लियामेंट में आके बैठ जाएंगे।
इस चीज़ को जवाब बनाते हुए उन्होंने 1858 के अंदर ब्रिटिश राज को डायरेक्टली फिर इन्वॉल्व किया कि हम गवर्नर जनरल भेजेंगे, कंपनी अपना काम करती रहे, कंपनी अपने बंदे हायर करे जो करने हैं, लेकिन वहाँ जो एक ओपन एग्ज़ाम हुआ करेगा, फिर इंडियन सिविल सर्विस और ये वे सब, वो इन चोरों से ब्रिटिश पार्लियामेंट को बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश राज यहाँ कायम किया था। अच्छा, उस वक्त पे जो ब्रिटिश राज था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपस में क्लैश नहीं हुआ इनका? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए मुआहदे की लिमिट नहीं थी। वो मुआहदा जब चाहते, वो भी चोरों के प्यो सन ना, इंग्लैंड वाले जो थे वो भी चोरों के बाप थे ना। उन्होंने जो मुआहदा किया था उस मुआहदे के अंदर कोई ऐसी शिक नहीं रखी थी कि ये इसकी मुद्दत क्या होगी। वो चाहते तो 10 दिन बाद भी ख़त्म कर सकते थे, तो उन्होंने जब ख़त्म करना था मुआहदा ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने मुनासिब समझा ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर आना, और यहाँ की फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री के ब्रिटिश, वो जो आप देखते हैं ना रिंग के अंदर, वो पहलवान पहले मारता है, मारने के बाद वो दूसरे को हाथ लगा देते हैं और तू आ जा, फिर वो मारता है आगे उसको। ये हिंदुस्तानियों के साथ हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ लगे उन्होंने हाथ लाता और तू कूट ले। तो ब्रिटिश राज ने आगे फिर जो लूट मचाई वो हम डिस्कस करेंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हमने समझा कि कैसे 128 लोगों की कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान को लूटा। अगले पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश राज ने कैसे हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाया।